गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आज का करंट अफेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो 11 जून से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको उन्हें नोट करना है और उनको रिवाइज करते रहना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। देखिए, आपने अगर बिटकॉइन का थोड़ा भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि बिटकॉइन को कोई भी देश अभी कानूनी मान्यता नहीं देता है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है बिटकॉइन के बारे में, तो ये करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो सिर्फ ऑनलाइन है। इस करेंसी को कभी आप हाथ में लेकर के नहीं दे सकते हैं। ये एक ऐसी करेंसी है जो सिर्फ ऑनलाइन ही चलती रहती है। इसका पूरा एक जाल फैला हुआ है, संजाल तंत्र है एक इसका पूरा। और ऐसा भी कई लोगों का मानना है कि बिटकॉइन जो है एक ना एक दिन ये फेक करेंसी जारी ज़रूर होगी, कि ये फेक करेंसी बताई जाएगी और लोग उसी का वेट कर रहे हैं। तो बिटकॉइन का जिसने बिटकॉइन को बनाया है, या कह सकते हैं बिटकॉइन का जो निर्माता है, जिसकी दिमाग की ये उपज है, वो व्यक्ति आज तक कभी सामने नहीं आया है। हमेशा लोगों ने उसके नाम के बारे में सुना है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि बिटकॉइन बनाने वाले व्यक्ति असल में है भी या नहीं है। ये कैसा कॉन्सेप्ट है किसी को समझ नहीं आता है। बस इसकी एक ब्लॉकचेन चलती रहती है, और ऐसी ब्लॉकचेन जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देती है। तो फिलहाल बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश अल सल्वाडोर बन गया है। छोटा सा देश है, ज़्यादा बड़ा देश नहीं है। तो ये अल सल्वाडोर जो देश है, इसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप याद रखिएगा। बिटकॉइन के खिलाफ कई सारे देश जो हैं अपने यहाँ नए नए कानून बना रहे हैं, और बहुत सारे देश इसके यूज़ को रोक भी रहे हैं, क्योंकि इसके प्रयोग से जो आप कह सकते हैं कि जो भी इसको यूज़ करता है उसके नाम का कोई अता पता नहीं रहता है। ये एक ब्लॉकचेन की तरह काम करता है, और इसमें आपका नाम जो है पता ही नहीं चलता है कि किसने बिटकॉइन ख़रीदा, किसको बेचा, कहाँ पर कितना बिटकॉइन इन्वेस्ट किया गया। और प्रेजेंट टाइम में अगर एक बिटकॉइन की आपको कीमत बताऊं तो 55 लाख के आसपास थी, जो कि हाल ही में कुछ 1 या 2 दिन पहले खिसक करके 25 लाख आई है। तो बिटकॉइन बहुत ही महंगी करेंसी आप कह सकते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी है। तो अल सल्वाडोर के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य अमेरिका का एक छोटा सा तटीय देश है अल सल्वाडोर। मध्य अमेरिका मतलब आप समझिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो देश स्थित है उनको हम मध्य अमेरिका की संज्ञा दे देते हैं। तो ये मध्य अमेरिका का एक छोटा सा देश है। वर्ष 2001 में अल सल्वाडोर की जो दक्षिणापंथी सरकार थी, इसने अमेरिकी डॉलर को देश की आधिकारिक मुद्रा बना दिया था। उस समय से अल सल्वाडोर की अपनी मौद्रिक नीति नहीं थी, तो मतलब ये जो अमेरिकी डॉलर था उसी को यूज़ कर रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, अल सल्वाडोर वर्तमान में इक्वाडोर और पनामा सहित लैटिन अमेरिका के उन 3 देशों में से एक है जहां डॉलर अर्थव्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। तो ये बातें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, पर आपको याद रखना है कि अब इसने बिटकॉइन को अपने यहाँ कानूनी मान्यता दे दी है, क्योंकि इसके यहाँ क्या हो रहा था, ज़्यादातर व्यापार इसी मुद्रा में हो रहा था और उस मुद्रा का पता ही नहीं चलता था। तो जो इसका रेमिटेंस आता था उसमें ये जुड़ ही नहीं पाती थी। तो इसीलिए इसने कानूनी मान्यता दे दी कि कम से कम अब हमारे रेमिटेंस में इस तरह की मुद्रा को हम जोड़ सकते हैं, कि हमारे यहाँ इसका कानूनी, हमने व्यापार के लिए इसको मान्यता दे रखी है। तो कोई भी इस मुद्रा में अगर व्यापार करेगा तो हमें पता चलेगा, और उसके बाद हम इसको अपने रेमिटेंस में जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए अल सल्वाडोर ने इसे मान्यता दे दी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि अर्गोस्टेम्मा कॉरेंटाइन कहवा कॉफ़ी परिवार से संबंधित पौधे की एक नई प्रजाति खोजी गई है। और ये कहाँ पर खोजी गई है आपको ये बताना है। तो ये कहवा या कॉफ़ी का पेड़ आपने देखा है, उसी की एक नई प्रजाति है जिसको नाम दिया गया है अर्गोस्टेम्मा कॉरेंटाइन। नाम ऐसा क्यों दिया गया है उसके पीछे भी एक रीज़न है। तो फिलहाल ये केरल में खोजी गई है। केरल इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है। केरल में खोजी गई है अर्गोस्टेम्मा कॉरेंटाइन कहवा या कॉफ़ी की एक प्रजाति। आगे इस पर चर्चा करते हैं। तो इसे केरल की बागामोन पहाड़ियों से खोजा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहाड़ियों का नाम याद रखना है कि बागामोन की पहाड़ियों से खोजा गया है।
और महामारी में मारे गए लोगों की स्मृति में इसको अर्गोस्टेमा क्वारंटाइन नाम दिया गया है। जो लोग हाल ही में कोविड-19 महामारी में मारे गए उनके लिए, उनकी स्मृति में इस जो कॉफ़ी के पेड़ को नाम दे दिया गया है अर्गोस्टेमा क्वारंटाइन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। और पहाड़ी का नाम बिल्कुल याद रखना है, बागोमोन पहाड़ियाँ, यहाँ से ये खोजा गया है पेड़, तो इसलिए ये पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक के स्कोर कार्ड में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न पूछा ज़रूर जाएगा कि एनीमिया मुक्त भारत एक सूचकांक जारी किया गया है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा राज्य है जिसने इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो वो राज्य है मध्य प्रदेश, हमारा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, ये शीर्ष पर रहा है। और हमारी तो स्थिति फ़िलहाल ख़राब है, मध्य प्रदेश की स्थिति अच्छी है और ये इसमें शीर्ष पर रहा है। हालांकि स्कोर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा स्कोर मध्य प्रदेश का भी नहीं रहा है, लेकिन भारत के और अगर राज्यों की तुलना में देखें तो इसका स्कोर ठीक है। तो मध्य प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और हिमाचल प्रदेश ने एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में 57.1 स्कोर के साथ में तीसरा स्थान हासिल किया है। अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों रखा गया कि इसने तीसरा स्थान हासिल किया, तो इस पर इतना जोर क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि जो पिछले वर्ष जो रैंकिंग जारी हुई थी उसमें इसका सूचकांक बहुत ही ख़राब था, इसका प्रदर्शन बहुत ही ख़राब था, और इस वर्ष इसने प्रदर्शन को बहुत ही बेहतर करके तीसरे स्थान पर आ गया है। तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 57.1 इसका स्कोर है, तो आपको याद रखना है। और जो आपको घंटियों की आवाज़ आ रही है प्लीज़ उसके लिए माफ़ी, क्योंकि मेरे घर के पास में मंदिर है और वहाँ आरती शुरू हो गई है, तो अब कुछ नहीं कर सकते। आप लोग भी थोड़ा भगवान की जय करके अपना पढ़ाई लिखाई करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिसिल ने 2020-21-22 के लिए जीडीपी की वृद्धि अनुमान को घटाकर कितने % कर दिया है? कोविड-19 क्राइसिस को देखते हुए जितनी भी आप कह सकते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ होती हैं, ये ना किसी भी देश में बताती हैं कि वहाँ पर कितना जीडीपी रहने वाला है, वहाँ पर निवेश करना कितना सुरक्षित रहेगा, या जो भी है, ये इनका अपने आंकड़े होते हैं। और इनके आंकड़े कोई बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, हमें देखने को मिलता है कि ये किसी भी कंट्री से पैसा लेकर के उसके जो आंकड़ों को बेहतर बता देती हैं, जबकि वहाँ पर ऐसा होता नहीं है। तो भारत ने कह दिया है तुम्हें जो भी करना है कर दो, हम तुम्हें पैसा नहीं देने वाले, तुम्हें जो भी हमारी रैंकिंग लानी है तुम ला के रख दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्राइसिल की फ़िलहाल हम बात करें तो ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और इसने जीडीपी वृद्धि अनुमान को घटा दिया है कोविड-19 के कारण, और अब इसने 9.5% कर दी है हमारे भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान। 9.5%, 9.5% कर दिया है। तो क्राइसिल के द्वारा 9.5% किया गया है, आपको ये याद रखना है। और क्राइसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो किसी भी देश में कितना जीडीपी रहने वाला है, कितना निवेश सुरक्षित रहेगा यहाँ पर करना, या व्यापार करना कैसा सुरक्षित रहेगा, तो वो सारी की सारी बातें ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बताती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है? यह मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, किसानों से संबंधित ये एक योजना लॉन्च की गई है, और ये लॉन्च की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो राजस्थान यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, और कलराज मिश्र जी यहाँ के गवर्नर हैं। राजस्थान के जो गवर्नर हैं वो कौन है? कलराज मिश्र। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जो कि संबंधित है राजस्थान से, और ये जो योजना का प्रारूप है इसको फिलहाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैंने ऑप्शंस इसलिए नहीं डाले, उसके पीछे रीज़न क्या है कि इनकी तुलना नहीं की जा सकती। कई सारे ऑप्शंस अगर मैं ढूंढ के कोई भी ला भी देती तो भी, फिलहाल आप याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जिनका नाम है डिको सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे,
एक ऐसे बॉक्सर जिनको लोग याद रखते हैं, अगर कोई बॉक्सिंग करता है ना तो इनको अपना आदर्श मानता है, डिको सिंह को। बहुत ही फेमस ये व्यक्ति थे, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर थे ये, और एशियाई खेलों में इन्होंने भारत को स्वर्ण भी दिलाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे डिको सिंह, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। पिछले 2017 से ये कैंसर से पीड़ित थे, यकृत का कैंसर इनको हुआ था, जिससे ये पीड़ित थे और उसी के कारण इनका निधन हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये याद रखना है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिको सिंह जो थे वो किस खेल से संबंधित थे, तो आपको याद रखना है कि ये बॉक्सिंग से संबंधित थे, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर थे और एशियाई खेलों में भारत को स्वर्ण दिलाने वाले ये व्यक्ति थे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स कार्यक्रम के तहत अमेरिका भारत को कितने टीके हैं, यहाँ पर कितने टीके देगा, टीके जो टीकाकरण अभियान चल रहा है उसके लिए कितनी वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने फिलहाल कहा है कि 8 करोड़ टीके हम भारत को उपलब्ध कराएंगे, लेकिन कब तक कराएंगे ये अभी निश्चित नहीं है, जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो अमेरिका संयुक्त राष्ट्र समर्पित जो कोवैक्स इनका प्रोग्राम है इसके तहत भारत की मदद करेगा। ये यूएन समर्थित आप कह सकते हैं कोवैक्स योजना शुरू करी गई है, जिसमें देशों को वैक्सीन, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी ताकि टीकाकरण अभियान को पूरा किया जा सके वैश्विक स्तर पर। तो 8 करोड़ यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। भारत को 8 करोड़ टीके देगा अमेरिका, और कोवैक्स योजना के तहत। आपको कल या फिर आज में एक शॉर्ट वीडियो बना करके डालूंगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा, और वो कोवैक्स योजना को पूरा समझाने के लिए होगा कि इसमें कौन कौन से और संस्थाएं शामिल हैं और इसमें क्या क्या बातें हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं जिनको पूरा करना है। तो ये सारी की सारी बातें मैं उस वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सिंगल यूज़ प्लास्टिक और इंडिया प्लास्टिक चैलेंज हैकाथॉन 2021 पर जागरूकता अभियान शुरू किया है। ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक और इंडिया प्लास्टिक चैलेंज हैकाथॉन 2021 पर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, क्योंकि प्लास्टिक के प्रयोग को ज़्यादा से ज़्यादा कम करना है, कम करके ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके और ऐसी प्लास्टिक बनाई जा सके कि वो प्रदूषण ना फैलाए। क्योंकि कई ऐसी प्लास्टिक्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि पॉलीथीन एक ऐसी प्लास्टिक है कि जो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। आप उसको किसी भी रूप में देख लीजिए, अगर वो कहीं भी पड़ी है, वो चाहे कितने भी वर्षों तक वहाँ पर पड़ी रहे, लेकिन वो हमेशा वहीं पर रहेगी, वो समाप्त नहीं होती है। तो ऐसी प्लास्टिक से बचना है, इसीलिए पॉलीथीन को बैन किया जाता है, लेकिन वो बैन हो नहीं पाता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इतनी ज़्यादा पॉलीथीन को उनकी ज़रूरत है कि वो पॉलीथीन के बिना जी नहीं सकते हैं। मार्केट जाएंगे तो भैया पॉलीथीन दे देना, पॉलीथीन में सब्ज़ी डाल देना, झोला लेकर के चलने की आदत तो मतलब बिल्कुल छोड़ ही चुके हैं। तो फिलहाल पॉलीथीन को, अगर आप जागरूक इंसान हैं, आपको बिल्कुल ना बोल देना है कि मुझे चाहिए ही नहीं, तो पॉलीथीन को बैन इसी तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक और इंडिया प्लास्टिक चैलेंज हैकाथॉन 2021 का जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। प्रकाश जावड़ेकर जो कि हमारे पर्यावरण और मंत्री हैं, तो इनके द्वारा, ये प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा शुरू किया गया है ये हैकाथॉन। तो आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई पुस्तक 20 मेडिसिनल प्लांट्स फॉर 2021 फॉर कोविड-19 केयर, ये एक बुक का नाम है, ये एक ई बुक है जिसका नाम है 20 मेडिसिनल प्लांट्स फॉर 2021 फॉर कोविड-19 केयर। ये एक जारी करी गई है बुक। ये ई बुक किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये बुक जारी की गई है किरण रिजिजू जी के द्वारा। किरण रिजिजू इसका राइट आंसर हो जाता है। इनके द्वारा ये जारी करी गई है ई बुक, आपको ये याद रखना है। ये खेल मंत्री भी हैं, तो किरण रिजिजू बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है। और इन्होंने कौन सी ई बुक लॉन्च की है, इसका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में किन हवाई अड्डों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब आज के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारे के सारे लिख लेने चाहिए। हाल ही में देश में किन हवाई अड्डों को एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स की मान्यता मिली है। अब ये ग्रीन एयरपोर्ट्स की मान्यता क्यों दी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो क्या होता है कि जो एयरपोर्ट्स कार्बन न्यूट्रल बन चुके हैं, मतलब यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन धीरे धीरे करके इन्होंने अपने कार्बन उत्सर्जन को ज़ीरो कर दिया है।
कार्बन न्यूट्रल शब्द आजकल आपको बहुत सुनने को मिलता है, इसीलिए इस शब्द का क्या अर्थ है, क्यों ये शब्द यूज़ किया जा रहा है और कार्बन न्यूट्रल होना क्या है। तो ये सारी की सारी बातें आपको अपने दिमाग में स्थिरता के साथ बनाए रखनी है कि कार्बन न्यूट्रल क्यों यूज़ किया जा रहा है। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि ग्रीन एयरपोर्ट्स का इनको मान्यता दी गई है और ये है दिल्ली और हैदराबाद। ये दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट हैं जो GMR करके एक ग्रुप है उनके द्वारा ये विकसित किए जा रहे थे। विकसित करने का मतलब होता है, बनाने का मतलब होता है कि बने हुए तो ये काफ़ी पहले से ही हैं, लेकिन विकसित किए जा रहे हो, लगातार उनमें पैसा लगाना और उनको और अच्छा और बेहतर बनाना। तो सबसे पहला एशिया का कह सकते हैं कार्बन न्यूट्रल जो एयरपोर्ट बना है वो बन गया है दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बनने वाला पहला एशिया का एयरपोर्ट है। और फिलहाल इन दोनों ही हवाई अड्डों को ACI एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स की मान्यता दी गई है, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे करके इन जो एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पर इन्होंने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है और कार्बन न्यूट्रल बन गए हैं, तो इसीलिए इनको ग्रीन एयरपोर्ट्स की मान्यता दी गई है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे बिल्कुल याद रखना है कि हाल ही में ग्रीन एयरपोर्ट्स की मान्यता किसे दी गई है, तो दिल्ली और हैदराबाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो ये था हमारा आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।